हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। और बच्चों, हम पहुंच चुके हैं अब चैप्टर नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और यहां आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 1 मार्क। तो अभी तक 1 मार्क में प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सीबीएसई 2020 ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट, अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो कि गारमेंट्स बनाती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इनकरेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेल ऑफ गारमेंट्स आर क्लासिफाइड एज डैश एक्टिविटीज। तो जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर आप एक गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो गारमेंट्स के रिगार्डिंग रॉ मटेरियल परचेज करना, उस पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस करना और उन्हीं गुड्स को वापस से बेच देना आपके लिए क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या फिर ऑपरेटिंग। तो बच्चों, हमारे पास अगर गारमेंट्स का काम है तो गारमेंट्स खरीदना, बनाना, बेचना, ये सारे का सारा हमारा कोर बिजनेस एक्टिविटी है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। इसलिए किस कैटेगरी में चले जाएगा? ये चला जाएगा ऑपरेटिंग में। एकदम क्लियर। चलते हैं आगे बच्चों। तो आपको पता है 1 मार्क में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, इसके अलावा रीजन असर्शन हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला जा रहा है? यहां आपसे बोल रहे हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग इज नेगेटिव। ठीक है, आपकी जो तीनों के तीनों एक्टिविटीज होती है ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन तीनों का नेट रिजल्ट क्या है कि आपके पास जो कैश का फ्लो है वो है नेगेटिव। अब ये आपसे कह रहे हैं द सेम इज डैश टू ओपनिंग कैश बैलेंस। आप बताइए इस नेगेटिव बैलेंस को आप ओपनिंग कैश बैलेंस के साथ क्या करेंगे? सर डिडक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव है। और अगर ये यहां पे पॉजिटिव होता तो हम क्या कर देते? ऐड कर देते टू ऑब्टेन डैश कैश बैलेंस, और इसको डिडक्ट करने के बाद बच्चों हमको क्या मिल जाता है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहां पर बच्चों अगर ये पॉजिटिव होगा तो आप यहां पे एडेड लिख दीजिएगा, और अल्टीमेटली तब भी हमारा आंसर जो है यहां पर जो है वो क्लोजिंग ही बनेगा। तो डिपेंड करता है कि यहां पर कौन सा वैल्यू निकल कर आ रहा है। अगर पॉजिटिव फ्लो है तो आप उसको ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर दीजिए, आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। और अगर नेगेटिव फ्लो है तो आप डिडक्ट कर दीजिए ओपनिंग बैलेंस से, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं इसके अंदर क्या करना है। ये आपसे कह रहे हैं मेवो लिमिटेड अ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस हैड एडवांस अ लोन ऑफ ₹3 लाख। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने एडवांस किया है, मतलब हमने दूसरों को लोन दिया है। इन्वेस्टेड 6 लाख इन शेयर्स ऑफ द अदर कंपनीज, और दूसरों की कंपनी के शेयर्स में हम लोगों ने 6 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है। एंड परचेज मशीनरी फॉर ₹9 लाख, और हमने 9 लाख की मशीनरी परचेज करी है। इट रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ ₹70,000 का हमको डिविडेंड मिल रहा है ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। द कंपनी सोल्ड एन ओल्ड मशीन ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹79,000 एट अ लॉस ऑफ 10,000। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश का कितना इनफ्लो हो रहा है या फिर आउटफ्लो हो रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों अपन लोग, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है क्या? नहीं, इसको आपको जो है डायरेक्ट आंसर करके दिखाना है यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे दिखाना है बच्चों इन्वेस्टिंग, तो हम वही आइटम उठाएंगे जो जो यहाँ पर इन्वेस्टिंग है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है? सर हमने सबसे पहले लोन दिया है, कितने का? 3 लाख रुपीज़ का। तो जैसे बच्चों आप लोन देंगे 3 लाख रुपीज़ से, ये अपने आप में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। लोन लेना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। लेकिन लोन देना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग, क्योंकि इसके अगेंस्ट में फिर आपको इंटरेस्ट आगे जाके मिलने वाला होता है। तो अगर आपने किसी को लोन दे दिया है बच्चों तो 3 लाख रुपीज़ का यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ड में जो है यहाँ पर आंसर देना है। एक ही बार में मैं डिजिट में लिख के बता दूंगा कि भाई कैश का इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो 3 लाख रुपीज़ है ये हमने लोन के फॉर्म में दे दिए, तो 3 लाख रुपीज़ का क्या हो जाएगा? कैश में आउटफ्लो हो जाएगा। आगे आपसे कह रहे इन्वेस्टेड 6 लाख इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। तो यहाँ पे बच्चों 6 लाख रुपीज़ के आपने क्या करें? इन्वेस्टमेंट्स खरीदें, तो इससे भी आपका कैश का क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। आगे आपसे बोला जा रहा है एंड परचेज मशीनरी फॉर ₹9 लाख। 9 लाख की आपने मशीन परचेज करी, इससे भी कैश का क्या हो जाएगा बच्चों? आउटफ्लो ही होना है। आगे आपसे बोला जा रहा है इट रिसीव्ड डिविडेंड 70,000। अब ये बच्चों हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिविडेंड रिसीव्ड
सर ये हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगा, इससे कैश का इनफ्लो होगा। और इसके बाद आगे आपसे बोला रहा था कंपनी सोल्ड एन ओल्ड मशीन ऑफ द बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 79,000, और आप उसको 10,000 के लॉस में बेचोगे। अब 79,000 का एसेट अगर आप 10,000 के लॉस में बेचोगे तो मुझे बताओ कितने का इनफ्लो होगा। 10,000 हटा दीजिए सर, 69,000 रुपीज़ का जो बच्चों है यहाँ पर आपके लिए पास इनफ्लो हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 और 6 9 और 9 18 लाख का जो है बच्चों वो हमारे पास यहाँ पर आउटफ्लो निकल कर आ रहा है। और अगर हम इनफ्लो की बात करें तो 70,000 में आप लोग 69,000 को ऐड कर दीजिए तो सर ये हो जाएगा 1,39,000। 1,39,000 ये हमारे पास जो है बच्चों वो है आपके पास इनफ्लो। अब एक काम करिए, इसको आपस में यहाँ पे उठा के हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो नेट है फ्लो वो कितना बच रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 1, इसके बाद सर ये हो रहा है 16,61,000 का आउटफ्लो हो रहा है बच्चों यहाँ पर। तो ये आपसे कह रहे हैं कंप्यूट कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो हम यहाँ पे बच्चों आंसर जो है वो लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कितना हो जाएगा सर 16,61,000। चलिए एक बार इसको न्यूमेरिकली और क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 3 लाख 6 लाख हो गया, 9 लाख और 9 लाख हो गया 18 लाख, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1,39,000 बिल्कुल सही है। तो 18 लाख में से 1,39,000 में माइनस करूंगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6, ये बचा 7। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चों। चलते हैं आगे और यहाँ पर आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 16,61,000। अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों ये भी। के लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑब्टेन अ लोन ऑफ ₹6 लाख। लोन लिया बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 6 लाख रुपीज का, एडवांस अ लोन ऑफ ₹1 लाख। अब हमने दूसरों को लोन दिया है, यहाँ पर आप लोन ले रहे हैं, ऑब्टेन किया है आपने एडवांस अ लोन ऑफ 1 लाख, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप दूसरों को लोन दे रहे हैं। तो ये वाला जो है ना फाइनेंसिंग है, और ये वाला क्या है बच्चों इन्वेस्टिंग है। आगे आपसे बोला जा रहा है एंड परचेज मशीनरी फॉर ₹5 लाख, और हमने 5 लाख की यहाँ पे मशीन परचेज करी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। आपको ये बताना है कि फाइनेंसिंग से कितना कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, और आपको ये बताना है कि इन्वेस्टिंग से कितना हो रहा है। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर फाइनेंसिंग पे। तो आपको इसको बिल्कुल कंप्लीट फॉर्मेट में अटेम्प्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए। तो फाइनेंसिंग की अगर बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पे मैंने लोन ऑब्टेन किया 6 लाख रुपीज़ का, तो इससे हमारे पास कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। अब मैं आ जाता हूँ इन्वेस्टिंग पे। इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो एडवांस लोन, अब हमने दूसरों को लोन दिया है कितने का, 1 लाख रुपीज़ का, तो ये जो है आपके लिए ये आउटफ्लो हो जाएगा, लोन देना आउटफ्लो है। यहाँ से कैश हमारे पास से चला जाएगा अगली पार्टी के पास। एंड परचेज अ मशीनरी ऑफ 5 लाख रुपीज़, और 5 लाख रुपीज़ का जो है बच्चों ये भी आपके लिए आउटफ्लो होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे मशीन परचेज कर लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो 6 लाख रुपीज़ का क्या हो जाएगा, 6 लाख रुपीज़ का बच्चों यहाँ पर आउटफ्लो हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो फाइनेंसिंग से इनफ्लो है, तो आप लोग बच्चों यहाँ पर इसका आंसर लिख के आ जाइएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इसमें आ जाएगा आपका ₹6 लाख। एंड इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ बच्चों 6 लाख रुपीज़ जो है वो आप लोगों के लिए नेगेटिव हो जाएंगे। एकदम क्लियर। तो ये भी बच्चों हम लोगों ने कवर कर लिया है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ से अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, जो कि रिसेंटली आपको पता है कि पैटर्न चेंज किया गया था, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास लगभग 20 मार्क्स की। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला जा रहा है, पेड ₹4 लाख टू एक्वायर शेयर्स इन आरवी लिमिटेड। हमारी जो कंपनी है वो आरवी लिमिटेड नाम की कंपनी में 4 लाख रुपीज़ की क्या परचेज कर रही है, शेयर्स परचेज कर रही है। दूसरों की कंपनी के शेयर्स खरीदना, डिबेंचर्स खरीदना, बॉन्ड्स खरीदना, दूसरों को लोन देना, बच्चे सारी की सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। एंड रिसीव्ड अ डिविडेंड, और इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने 40,000 रुपीज़ का क्या रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव किया है। आपसे आप बोला जा रहा है आफ्टर एक्विजिशन दिस ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन, आपको बताना है कि इस ट्रांजैक्शन से एग्जैक्टली कैश फ्लो पे क्या अंतर पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों, आपने इन्वेस्टमेंट्स किए कितने के, 4 लाख रुपीज़ के। तो बेसिकली ये आपके लिए हो गया परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो
अगर आप इन्वेस्टमेंट्स परचेज करेंगे तो इससे कैश का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड आप यहाँ पे इसके अगेंस्ट में क्या रिसीव कर रहे हैं, सर हम डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका रिसीव डिविडेंड या फिर डिविडेंड रिसीव बोलना चाहिए कायदे से। तो 40,000 रुपीज़ का हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, इनफ्लो हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारा जो कैश का आउटफ्लो होगा वो कितने का होगा, 3,60,000 रुपीज़ का। देख लीजिए किस ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 4 लाख, नहीं भैया ये तो गलत है। कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग की तो बात ही नहीं हो रही है, सारा का सारा ट्रांजेक्शन इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 3,60,000। यस सर, ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हम अल्टीमेटली देखेंगे हमारा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है कितना, 3,60,000। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने कैश यूज किया है कितने का, 3,60,000 का। लो भैया कंप्यूटर जी से भी टैली करवा लेते हैं, आप देख लीजिए हमारा आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एट पार वुड रिजल्ट। बच्चों आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते वक्त जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या फिर जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है उनको हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में डालते हैं। तो अगर आप परचेज भी करेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज को तो नो फ्लो माना जाएगा, और अगर आप इन्हें बेचेंगे तो भी नो फ्लो ही माना जाएगा, क्योंकि ये कैश के इक्विवेलेंट ही हैं। अब आप इन्हें कैश के फॉर्म में रखें या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखें, तो परचेज एंड सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैं आपको बता दूं इसका रिजल्ट बच्चों हमेशा नो फ्लो ही होता है। एकदम क्लियर। नेक्स्ट, interest received by other than financial enterprises is shown in cash flow statement under। देखो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लिया करें कि जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात की जा रही है वो कंपनी कौन सी है, वो हमारी फाइनेंस कंपनी है या फिर नॉन फाइनेंस कंपनी है। तो यहां पे आपसे बोला जा रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, मतलब ये जो है नॉन फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, किसी ट्रेडिंग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर नॉन फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट कब रिसीव करेगी, जब उसने कहीं ना कोई इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो बच्चों नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव करना हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी बन जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज payment and receipts shown in profit and loss account are converted into payment and receipt in cash by eliminating। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ आपसे कह रही है कि जब कभी भी आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं या फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं, पेमेंट एंड रिसीट्स shown in profit and loss account are converted into payment and receipt in cash by eliminating non-cash expenses from expenses incurred, non-cash revenue from revenue earned, non-cash expenses from profit, both A and B। तो बच्चों इसका सजेस्टेड आंसर बन जाएगा यहाँ पर both A and B। ये दोनों ही करना पड़ता है आपको। हम जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उनको भी कंसिडर करेंगे और जो नॉन कैश रेवेन्यू यहाँ पे बच्चों उसको भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, ओ तेरी अच्छा खासा क्वेश्चन है ये तो भाई। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको गिवन है of a company was 2,74,000। Calculate profit before working capital changes from the following information। तो यहाँ पर डेप्रिशिएशन गिवन है 20,000 का, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व गिवन है हमें 44,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है बच्चों 1,000 का, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमको कितना गिवन है 6,000। देखिए जानबूझ के इस क्वेश्चन में ना यहाँ पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिया गया, उसका रीजन मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हमें 2,74,000 गिवन है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है ना वो बच्चों जनरल रिजर्व को एडजस्ट करने के बाद ही आता है, तो इसलिए आप लोग अब यहाँ पे दोबारा जनरल रिजर्व मत ले लीजिएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना है सर 2,74,000। तो बच्चों ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कितना 2,74,000। अब इसमें आपको पता है कि डेप्रिसिएशन को क्या किया जाता है सर, डेप्रिसिएशन को इसमें ऐड किया जाता है, तो आप भी डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए कितने का 20,000 का। इसके बाद जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है ये भी क्या होता है ऐड कर दिया जाता है, और जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इसको क्या किया जाता है सर, इसको तो लेस किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग कहीं पर भी रफ में इस तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्योंकि सॉल्व करके दिखाना नहीं है, सीधे उठा के हमने टिक लगा देना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूँ तो बच्चों क्या निकल कर आ रहा है देखते हैं। ये हो गया 21 में से 6 माइनस कर दो तो बचेगा 15, और 15 ले आके आप लोग इसमें ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2,89,000। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये ऑप्शन में मेरे पास 2,89,000 है।
तो हमारा वर्किंग कैपिटल बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सॉरी, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना निकल कर आएगा? 2,89,000। एकदम सही। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड विल बी क्लासिफाइड अंडर। अगर आपको रेंट मिल रहा है तो वो इनमें से किस एक्टिविटी के अंदर जाएगा? आप ही मुझे बता दो बच्चों, आपको रेंट कब मिलेगा? सर हमें रेंट तब मिलेगा जब हम किसी बिल्डिंग के अंदर क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। तो बिल्डिंग में इन्वेस्ट करोगे तब जाके आपको रेंट मिलेगा। बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना हमारे लिए इन्वेस्टिंग होता है, उसके ऊपर मिलने वाला रेंट भी हमारे लिए इन्वेस्टिंग ही कहलाएगा। तो इसका आपका सजेस्टेड आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? एबीसी लिमिटेड, देखो जरा क्वेश्चन का पूछा गया है सीबीएसई 2020। एबीसी लिमिटेड हैज द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10%। ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट का हमको कितना गिवन है? 5 लाख रुपीस का। क्लोजिंग बैलेंस बच्चों में कितना गिवन है? 10 लाख रुपीस का। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। कैलकुलेट परचेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इफ यू रिमेंबर बच्चों, ये मैंने आप लोगों को, जो मेरा सबसे पॉपुलर वीडियोज में से एक है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आप लोगों के प्यार से बहुत जल्दी उसमें कई थाउजेंड्स ऑफ के व्यूज अभी तक आ चुके हैं। इसी तरीके से बच्चों अपना प्यार जो है वो हमारे साथ आप लोग शेयर करते रहें। और यहां पर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल उसी तरीके का एडजस्टमेंट है जो मैंने आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के पर्टिकुलर वीडियो में भी बताया था। तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% इन्वेस्टमेंट है। इसका ना आपको अकाउंट बनाने से, जब आप उसका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बेसिकली, तो ये 10% है ना, इससे कोई लेना देना नहीं बच्चों, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मुझसे क्या बोला जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है परचेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ ना। इन शॉर्ट ना आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप लोग एक काम करिए, रफ में ना इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाइए। अब कैसे बनाया जाता है? तो सर इन्वेस्टमेंट जो है वो बाय नेचर हमारे लिए क्या होता है? एसेट। तो मैं इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ डाल दूंगा? डेबिट साइड में। तो ये कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपीस। और बच्चों इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है फिर वो कहाँ चला जाएगा? सर वो चला जाएगा क्रेडिट साइड में, जो कि ऑलरेडी मुझे बच्चों यहाँ पे गिवन है 10 लाख रुपीस। और ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है? 5 लाख रुपीस। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख दूंगा 10 लैक्स। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते चले जा रहा है आप लोग वैसा वैसा करते जाइए। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगनिंग। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे पास, एक काम करिए उसका हाफ निकाल लीजिए। किन इन्वेस्टमेंट्स का? हेल्ड इन द बिगनिंग। तो बिगनिंग में हमारे पास कितने के इन्वेस्टमेंट्स हैं? सब बिगनिंग में हमारे पास हैं 5 लाख रुपीस के। अब एक काम करिए पहले इसका हाफ निकाल लीजिए। तो 5 लाख का बच्चों हाफ कितना होता है? सर ये होता है 2,50,000। तो 2,50,000 वाले इन्वेस्टमेंट्स हमने यहाँ पे बेच दिए 10% के प्रॉफिट पे। देख पा रहे हैं आप लोग? तो 2,50,000 का बच्चों 10% निकाल लीजिए, कितना होता है? 25,000। तो आपके जो एसेट्स हैं बच्चों वो कितने में बिकेंगे? वो बिकेंगे 2,75,000 रुपीज में। तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में मेरे पास कितने के? 5 लाख के, उसका हाफ कर लीजिए, वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट पे बेची, कितने के बिकेंगे? 2,75,000 के। चलिए ये लीजिए बच्चों, यहां पर मैं इसको उठा के बेच देता हूं। तो बाय बैंक में कितना आ जाएगा? सर 2,75,000। और आपको भी बच्चों बहुत अच्छे से पता है कि जो कुछ भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? टू गेन के नाम से। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 25,000। प्रॉफिट हमको कितने का हो रहा है बच्चों? 25,000 का हो रहा है। अब एक काम करिए आप लोग यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से पता लगा लीजिए कि हमने कितने का एसेट परचेज किया है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो बच्चों कितना आ रहा है? सर ये हो रहा है 12,75,000। अब 12,75,000 में से अब 5,25,000 जो है बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना निकल कर आएगा? सर 7,50,000 निकल कर आएगा। ये निकल कर आएगा 7,50,000। और बच्चों देखते हैं कि 7,50,000, क्योंकि यही तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कैलकुलेट परचेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो परचेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल के आ चुकी है 7,50,000। किस ऑप्शन में गिवन है हमको? ऑप्शन सी में। तो हमारा बच्चों जो सजेस्टेड आंसर है वो भी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी एट कॉस्ट, मतलब इसमें से अभी तक डिप्रिशिएशन सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। was rupees 8 lakh and 8,40,000 and depreciation opening balance and closing balance हमको given है 2 lakh और 2,20,000 during the year a machine costing rupees 80,000 with its accumulated depreciation of 48,000 was sold for rupees 40,000 calculate purchase value of machinery। तो आपको बहुत अच्छे से पता है इस केस में क्या करना है। देखिए कितने जबरदस्त मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग में जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसमें भी आपको एक तरीके से रिवीजन करके दे रहे हैं यहाँ पर। तो हमको जब कभी भी मशीनरी अलग और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग गिवन होता है, हमें दोनों के अकाउंट बनाने होते हैं बच्चों। तो ऑन द वन हैंड आप लोग बना लीजिए मशीनरी अकाउंट।
इसके अलावा बच्चों हमको बनाना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एकदम क्लियर। तो सबसे पहले बच्चों मशीनरी पे आते हैं। मशीनरी बाय नेचर हमारे लिए क्या होती है कि सर एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा बच्चों? डेबिट साइड में। तो ये रहा बच्चों इसका ओपनिंग बैलेंस 8 लाख रुपीस। तो यहां पे मैं लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 8 लाख रुपीस। और आगे आपसे बोला जा रहा है कि इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों वो कितना है? 8,40,000। तो आप यहाँ पे कुछ लाइनें छोड़ के क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8,40,000। और आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। तो डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस होता है ना वो जस्ट ऑपोजिट साइड में ओपन होगा। तो यहाँ पे इसका जो ओपनिंग बैलेंस है बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वो मैं इस तरफ लिखूंगा क्रेडिट साइड में, जो कि कितना है अपने आप में से 2 लाख। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस तरफ आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और बच्चों क्लोजिंग बैलेंस अपने आप में कितना है? ये ओपनिंग था, ये है आपका क्लोजिंग 2,20,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2,20,000। अब ये सब बच्चों अगर सीखना है ना तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी पेन और नोटबुक उठाइए और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करते चलिए। तो अभी बच्चों मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस को मेंशन किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक कोई मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी? 80,000 रखे रहने दो अभी इसको, विथ इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 48,000। और इसका जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है? 48,000। किसका? इस पर्टिकुलर एसेट का, 80,000 वाली का। तो जो आपका नियम आपसे क्या कहता है? सर आपका नियम आपसे कहता है कि किसी भी एसेट को बेचने से पहले उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये डेप्रिसिएशन कहाँ रखा है? ये डेप्रिसिएशन रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। और वो जो एसेट है आपकी, वो एसेट का वैल्यू कहाँ रखा हुआ है? मशीनरी अकाउंट के अंदर। मतलब मैं ऐसे भी समझा सकता हूं आपको कि ये 80,000 मशीनरी अकाउंट के अंदर रखा हुआ है और ये 48,000 का जो डेप्रिसिएशन है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर रखा है। अब एसेट से बेचने से पहले मुझे उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। तो मैं यहां से डेप्रिसिएशन निकालूंगा और एसेट अकाउंट के अंदर लेकर आऊंगा। तो बच्चों ये मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं, तो मुझे डेप्रिसिएशन निकाल के लेके कहां जाना है? मशीनरी के अंदर। तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू मशीनरी और यहां पे आ जाएगा बच्चों आपका 48,000 जो आपका डेप्रिसिएशन आपको मशीनरी अकाउंट के अंदर लेके जाना है। लेकिन एक चीज बता दूं, ऑल दो इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बच्चों इसको आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। यहां पे आप लिख दीजिएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको ना इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। यहां पे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका 2,20,000 और 48,000, 2,68,000 बच्चों आ रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा? 68,000। और ये साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा बच्चों, ये वही डेप्रिसिएशन है जो ऑपरेटिंग में ले जाके हमको क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो उसकी जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैंने लिख दिया। अब ये डेप्रिसिएशन बच्चों निकाल के मैं लेकर आऊंगा एसेट अकाउंट के अंदर और यहां पे हम लोग लिख देंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 48,000। अब बच्चों हम करेंगे कैलकुलेशन। अब आप देखेंगे उस एसेट का वैल्यू कितना है? सर 80,000 आपका एसेट का वैल्यू है, उसका अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना है? 48,000। डिफरेंस निकाल लो बच्चों, तो कितना निकल कर आ रहा है? 32,000। अब देखें जरा हमने इसके साथ किया क्या है। ये आपसे कह रहे हैं कि 32,000 वाला हमने बेचा कितने में? देखो ये लिखा है साफ साफ शब्द में, वॉज सोल्ड फॉर ₹40,000। तो 32,000 वाला हम कितने में बेच रहे हैं? सर 40,000 में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय बैंक कितना? 40,000। जो प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट आप लोग इस तरफ लिख दीजिए, टू गेन कितना? 8,000। और बचा कुचा बैलेंसिंग फिगर हमारे लिए क्या हो जाएगा? परचेज हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों की बैलेंसिंग फिगर हमारा निकल के आ कितना रहा है। ये 8,000 से 8,000, देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1,20,000 आ रहा है। ठीक है, आप क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर दीजिएगा। तो यहां देख लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में मुझे 1,20,000 दिख रहा है। ए ऑप्शन में 1,20,000 दिख रहा है। तो बच्चों हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपको अकाउंट बनाते आना चाहिए, तो वहां से आप लोग इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। डिविडेंड पेड है बाय a company is classified under finance activity whether it is a non-finance or finance company because dividend is associated with share capital, dividend is part of profit and loss account, dividend is part of balance sheet, none of the above। पहले क्वेश्चन समझो, पहले आप लोग क्वेश्चन समझिए। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाते वक्त भी बताई थी कि कोई भी कंपनी, चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो चाहे वो नॉन फाइनेंस कंपनी, चलो बच्चों समझाता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे आज जरा डिटेल में। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो नॉन फाइनेंस हो
चाहे वो नॉन फाइनेंस हो या फिर फाइनेंस हो। अब इन दोनों को ही फंड्स की जरूरत पड़ेगी, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ये अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या इशू करती हैं, शेयर्स। तो नॉन फाइनेंस कंपनी भी क्या इशू करती है, शेयर्स। तो अगर ये इशू कर रहे हैं ना बच्चों, क्या इशू कर रहे हैं, ये इशू कर रहे हैं सर शेयर्स। ये भी क्या इशू करेंगे सर, ये भी अपने फंड को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये भी क्या इशू करेंगे, शेयर्स। तो चाहे वो नॉन फाइनेंस कंपनी हो चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो, जब भी ये शेयर्स इशू करेंगे ना बच्चों, तो ये दोनों के लिए ही क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इसके ऊपर दिए जाना वाला डिविडेंड भी क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहां पर बच्चों हम लिख देंगे कि क्यों आपका डिविडेंड पेड जो है वो फाइनेंसिंग है, चाहे वो नॉन फाइनेंस कंपनी हो चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, शेयर कैपिटल से। तो यहाँ पे बच्चों हमारा सजेस्टेड आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। तो चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो चाहे वो नॉन फाइनेंस कंपनी हो, दोनों अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शेयर्स और डिबेंचर्स अगर इशू करते हैं तो दोनों के लिए क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं बच्चों, यहां आपसे बोला जा रहा है एबीसी लिमिटेड हैज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर of rupees 20 lakhs and 30 lakhs. Company issued bonus shares in the ratio of 2:1 by capitalizing reserve. What will be cash flow from this transaction? वैसे तो बच्चों मैं एक बार में इसका आंसर बता सकता हूं कि नो फ्लो ऑफ कैश, यहाँ पे किसी भी तरीके का कैश का फ्लो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको समझाना यहाँ पे मेरा काम है कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहले इक्विटी शेयर्स थे वो कितने के थे, 20 लाख रुपीज़ के, और बढ़ के फिर वो कितने के हो गए, 30 लाख रुपीज़ के। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू करें। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बोनस शेयर्स जो होते हैं ना वो फ्री में इशू किए जाते हैं। बोनस शेयर के लिए शेयर होल्डर से किसी भी तरीके का कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है। हमारे पास बहुत सारा प्रॉफिट रखा हुआ है, हम उसी प्रॉफिट में से आपको क्या कर देंगे, या फिर हमारे पास जो प्रॉफिट है वो रिजर्व के फॉर्म में रखा हुआ है, हम उसी में से आपको क्या कर देंगे, शेयर्स इशू कर देंगे विदाउट एनी कंसिडरेशन। इसी को बोला जाता है बच्चों बोनस इशू। तो आप देख सकते हैं कि जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं ना, ये बोनस के फॉर्म में इशू किए जा रहे हैं, फ्री में इशू किए जा रहे हैं, इसलिए किसी भी तरीके का कोई भी कैश का इन्फ्लो यहाँ पे नहीं होगा। अगर न्यूमेरिकली आपको इसको थोड़ा और समझना हो तो आप देखो बच्चों 20 लाख से बढ़कर कितने के हो गए, 30 लाख के। तो पहले कितने के थे, 20 लाख रुपीज़ के। इसके अगेंस्ट में कितने से इंक्रीज हुए, 10 लाख रुपीज़ से। इसका मतलब हर वो व्यक्ति जिसके पास 2 शेयर था हमने उसको 1 शेयर इशू किया है। ये देखो यहाँ पे आपका रेशो भी आपसे यही बोल रहा है। तो यहाँ पे जो 10 लाख के आपके जो शेयर्स इशू हो रहे हैं वो इशू हो रहे हैं बिकॉज कि हमारी कंपनी ने बोनस दिया है, और बोनस वाले शेयर्स से बच्चों कोई भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे हमारा सजेस्टेड आंसर क्या बनेगा, नो फ्लो ऑफ कैश। नेक्स्ट बच्चों अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं सीबीएसई 2020 राम लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल कंपनी। ध्यान रखना बच्चों अपने आप में ये फाइनेंशियल कंपनी है। हुज इक्विटी शेयर्स कैपिटल in the year 2010 was 28 lakhs which got increased to 35 lakhs in the year 2011. Calculate the amount of issue of equity shares. अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाने लग गए, क्या बात है। 35 लाख के हमारे पास जो है वो बढ़कर हो चुके हैं, और पहले कितने के थे, 28 लाख रुपीज़ की इक्विटी शेयर कैपिटल थी। तो पूछ रहे हैं बताओ कि आपने यहाँ पर कितने के शेयर्स इशू करें। तो सर हमने यहाँ पे शेयर्स इशू करें 7 लाख रुपीज़ के। तो इसका सजेस्टेड आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए ठीक है, नए नए उस टाइप पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं स्टार्ट हुए थे, तो इसलिए इस लेवल का क्वेश्चन भी इन लोगों ने पूछ लिया। अब आया भाई कोई ढंग का क्वेश्चन बड़ी देर बाद। ये आपसे कह रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस देखना बच्चों आपको एग्जाम हॉल में देखने को बहुत मिलते हैं। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 16 to 19। मतलब ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है इसमें 16, 17, 18, 19 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ढूंढने हैं। आगे आपसे बोला जा रहा है कृषिका and alumni of IIM Ahmedabad initiated her startup Krishika Limited in 2018. The profit of Krishika Limited in the year 2019-20 after all appropriations 31,25,000. This profit was arrived after taking into consideration following items. तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ यहां से 31,25,000 रुपीज ही हमारे काम का है, बाकी सारी बातें हमारे किसी भी काम की नहीं है। आगे यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स टैंजिबल एसेट्स कितना है, 12,50,000। गुडविल राइट ऑफ की गई है 7,80,000 की। जनरल में ट्रांसफर किया गया है 8,75,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स है 4,37,500 का। ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर ली हमने, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया है। और प्रॉफिट के अलावा बच्चों ये सारे जो एडजस्टमेंट्स हैं ये कि हमने एक एक करके रीड कर लिए। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं।
इसके अलावा हमारे पास इन्वेंट्री है जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रही है। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, ये भी इंक्रीज हो रही हैं, और ट्रेड रिसीवेबल्स हैं बच्चों, ये भी इंक्रीज हो रहा है। चलो ये भी हमने देख लिया। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो चुकी है अभी तक इकट्ठी? प्रॉफिट हो गए, कुछ एडजस्टमेंट्स हो गए, इसके अलावा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर जो इंक्रीज और डिक्रीज है उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर गिवन है। अब मैं एक एक करके बच्चों यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मुझसे बोला जा रहा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी, मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो काम करते हैं अपन, सीधे पीछे चलते हैं और जहां पे इंफॉर्मेशन गिवन है इधर से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये रहा बच्चों 3,25,000, 3,25,000, 3,25,000 नहीं सर, 31,25,000। एक बार क्रॉस चेक कर लें भाई, 31,25,000 ये है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस, और मुझे इसको बनाना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। तो आपको भी पता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन के लिए अब मुझे इसमें किस किस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सर इसमें ऐड किया जाता है ट्रांसफर टू रिजर्व। तो बच्चे यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व आप देखो कितना है, 8,75,000। अरे फॉर्मेट याद है कि नहीं ऑपरेटिंग का? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एट ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड पेड, वही वाला ट्रीटमेंट करके बच्चों मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन निकाल के दिखाना है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या ऐड करना पड़ेगा? जनरल रिजर्व कितने का? 8,75,000। तो बच्चों मैं इसमें जनरल रिजर्व ऐड कर दूंगा, और इसके बाद मुझे यहाँ पे सब प्रोविजन फॉर टैक्स भी तो ऐड करना पड़ता है। कितने का है? 4,37,500। चलो कर दूंगा, पहले इन दोनों को ऐड कर लूँ मैं। इन दोनों को ऐड करूंगा तो सर ये तो निकल कर आ रहा है कितना? 40 लाख। अब उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो मैं और ऐड कर दूंगा। कितने का है सर? ये है 4,37,500। सर 44,37,500 जो है, 4,37,500 जो है बच्चों वो हमारा सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनेगा। 44,37,500 ढूंढो यहाँ पे किस ऑप्शन में 44,37,500 है हमारे पास। सर यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर 44,37,500 है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। अब ये सब चीज़ें हमें हटानी पड़ेंगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? आप कह रहे हैं एक कदम आगे बढ़िए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल के दिखाइए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल के दिखाना है मुझे। अभी तक मेरा कितना आ चुका था सर? 44 लाख। कितना आया था बच्चों? सर 44,37,500। ये हमारा क्या था सर? ये था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मुझे इसको क्या बनाना है सर? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अब मैं जाऊंगा इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए। तो इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए बच्चों हम लोगों को चाहिए होगा यहाँ से गेन ऑन सेल ऑफ टैंजिबल एसेट्स और इसके अलावा गुडविल रिटर्न ऑफ। तो पहले चलते हैं बच्चों गुडविल रिटर्न ऑफ पे। आपको भी पता है कि गुडविल रिटर्न ऑफ जो है वो ऐड की जाती है। कितना सर? 7,80,000 का गुडविल रिटर्न ऑफ मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इसके अलावा सर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को क्या किया जाता है? लेस किया जाता है। लेकिन पहले इतना ट्रीटमेंट कर लें, फिर क्या नहीं तो कैलकुलेशंस हमारे पे भारी पड़ जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, 3 और 8 का हो जाएगा 11, कैरी और 1 चला जाएगा बच्चों। सर ये हो रहा है 52,17,500। अब उसमें से गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो है 12,50,000 का, ये मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा। $39,67,500 बच्चों हमारे यहाँ पे आंसर बन रहा है। 39,67,500 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको यहाँ पे? सर ये दिख रहा है हमको ऑप्शन सी में। तो टिक कौन सा कर दीजिएगा? ऑप्शन सी, 39,67,500। तो ये भी हमने अटेम्प्ट कर लिया। अब ये क्या चाह रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स आपको यहाँ पर बच्चों कैलकुलेट करके दिखाना है। तो देखो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, कहाँ तक पहुँच गए थे आप? सर हम पहुँच गए थे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना आया था मेरा? 39,67,500। 39,67,500 यहाँ तक आ गया था मैं। अब मैं इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के स्टेटस को क्या करूँगा? यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये जब भी बढ़ते हैं, करंट एसेट जब भी बढ़ता है हमें लेस करना होता है। तो यहाँ पे बच्चों लेस करूँगा मैं कितना? 2,50,000।
2,50,000 हमको क्या करना है, लेस करना है। इन्वेंट्री पे आते हैं। इन्वेंट्री भी पहले के कंपैरिजन में क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जब भी करंट एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं हमें क्या करना पड़ता है, ऐसा डिक्रीज़ करना होता है। तो 10,50,000 और 8,20,000 का डिफरेंस निकाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 180 और 50, 2,30,000। तो ये 2,30,000 भी हमको लेस ही करना है। और आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद ट्रेड पेबल्स जो है हमारे पास वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो भाई इनको तो ऐड ही करना पड़ता है। करंट लायबिलिटीज़ बढ़ रही है तो 1 लाख जो है मैं यहाँ पे फेवरेबल ले लूँगा। और इसके बाद यहाँ पे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 590 से 620 के हो गए, 30,000 रुपीज़ से ये जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या है सर, करंट एसेट से इंक्रीज़ हो रहे हैं तो सर इनको लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको 30,000 से क्या कर लूँगा, लेस कर लूँगा। अब एक काम करो बच्चों, पॉजिटिव की बात करें तो मेरे पास यही दो फिगर्स हैं बस जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये हो रहा है हमारे पास 40,67,500। और अब बच्चों नेगेटिव वाले ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा सर 2 लाख, 4,80,000 और उसमें 30,000 और ऐड कर दीजिए तो 480 और 30 हो जाएगा 5,10,000। तो यहाँ मुझे 5,10,000 में से क्या करना है, लेस करना है। तो ये हो गया आपका 567 में से 10 जाएगा तो बचेगा 57 और 40 में से 5 चले जाएगा तो आ जाएगा 35। तो 35,57,500 ये जो है बच्चों हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार अपन लोग। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स कितना निकल कर आ रहा है, 35,57,500। 35,57,500। तो ऑप्शन बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। अब मैं ये लिखे रहने देता हूँ क्योंकि अब ये हमसे बोल रहे हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आएगा, है ना। तो हमारा कितना आ चुका है सर, हमारा आ चुका है 35,57,500। और अगर आपको याद होगा बच्चों तो सबसे आखिरी में क्या किया जाता है सर, जो टैक्स पेड होता है ना उसको सबट्रैक्ट किया जाता है। और टैक्स पेड तो सर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अरे भाई, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन आपका प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड क्या होता है, एक ही चीज़ होता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 4,37,500। तो यहाँ बच्चों हमारा आ जाएगा 4,37,500। तो मैं इसमें से लेस कर दूंगा 4,37,500। 31,20,000। 31,20,000 जो है बच्चों यहाँ पर अब आपका है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे 31,20,000। तो इस तरीके से बच्चों ये हाइपोथेटिकल नेचर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। तो हमने बच्चों आज के इस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से 1 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे के सारे कवर कर लिए। अब बच्चों इसमें से ना सीधे आपके पास आएंगे 6 मार्क्स के कंप्लीट क्वेश्चंस। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं कि अभी तक प्रीवियस ईयर में कौन से 6 मार्क्स के कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए, तो वो बच्चों हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।